दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी इस क्लास में अगला क्रम जिसमें हम द्रविड़ क्रम की चट्टानें तथा गोंडवाना क्रम की चट्टान जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है ना, ये आर्यन क्रम की चट्टान है। सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा और विंध्यन। ये हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद आती है द्रविड़। द्रविड़ सिर्फ एक ही प्रकार की चट्टान है, द्रविड़ के अंदर नहीं है। लेकिन ये आर्य क्रम की जो चट्टान है आर्यन, इसके अंदर गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटरनरी, ये चट्टानें इसी के अंदर आती हैं। तो आज हम द्रविड़ के साथ साथ गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटरनरी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्रविड़ क्रम, द्रविड़ क्रम की चट्टान, ये जो द्रविड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। जो कार्बोनिफेरस युग था, कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस युग, कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग, इस समय पर ये द्रविड़ चट्टानें थी, इनका विकास हुआ। द्रविड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ये सबसे ज्यादा फेमस हैं कि इनसे द्रविड़ क्रम की चट्टानों से एंथ्रेसाइट कोयला निकाला जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला निकाला जाता है। देखिए, एंथ्रेसाइट कोयला क्या होता है? सबसे पहले तो जब द्रविड़ क्रम की चट्टान से कोयला निकल रहा है तो इसमें जीवाश्म होंगे, यानी इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं। द्रविड़ क्रम की चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि हमने देखा था कि विंध्यन से, जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, यहाँ से जीवाश्म की कुछ अवशेष मिले, यानी अपवाद के रूप में ही, भले ही अपवाद के रूप में मिले हैं, लेकिन जीवाश्म तो मिले हैं विंध्यन से। इसके बाद जो द्रविड़ क्रम की चट्टान है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि इससे एंथ्रेसाइट कोयला निकाला जाता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, यानी कार्बन की जो परसेंटेज होती है उसके आधार पर, यानी जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन हो, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की परसेंटेज हो, उसको एंथ्रेसाइट कहते हैं। उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यानी पीट सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 क्या होता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट के बाद आता है बिटुमिनस। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस ही पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला। और नंबर 3 पर है लिग्नाइट। और सबसे लो क्वालिटी, यानी 4th नंबर पर जो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है उसको बोलते हैं पीट। पीट कोयला। ये 4 प्रकार होते हैं कोयले के, और भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस प्रकार का
सबसे ज्यादा। और ये वाला जो कोयला है ये तो द्रविड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है, और ये पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान। यानी भारत में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनसे कोयला निकाला जाता है, और कौन से प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का। तो एंथ्रेसाइट कोयला द्रविड़ क्रम की चट्टान से। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये भारत में कहां कहां पर पाई जाती हैं और कैसे ये विकसित हुई। देखो, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है ये आग्नेय चट्टानें हैं, लेकिन इसके बाद इसके अपरदन और अपक्षय से आगे की सभी चट्टानें बनेंगी। तो ये देखो, सबसे पहली जो अपक्षय चट्टान यानी अवसादी चट्टान कौन सी है? धारवाड़। उसके बाद अन्य ये सभी चट्टानें हैं वो सब यहाँ तक धारवाड़ है, गोंडवाना तक। तो ये देखो, ये गोंडवाना तक कैसी है? अवसादी चट्टान है। तो गोंडवाना भी एक अवसादी चट्टान है। गोंडवाना कैसी है? ये अवसादी चट्टान है। कार्बोनिफेरस यानी कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना चट्टानें विकसित हुई। किस युग में विकसित हुई? कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना चट्टानें विकसित हुई। ये कैसी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टान है। ये अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि ये क्या है? ये जो आग्नेय चट्टानें थी उनके अपक्षय और अपरदन के बाद ही बनी हैं। कैसे विकसित हुई हैं? जब ये विंध्यन और कुड़प्पा इनका भी जब अपचय हुआ या अपचयन, जब किसी चीज का अपरदन हो, किसी चट्टान का अपरदन या अपक्षय हो, तो उससे कौन सी चट्टान बनती है? अवसादी चट्टान। तो ये गोंडवाना चट्टान भी एक अवसादी चट्टान है। जब हमने देखा कुड़प्पा और विंध्यन इनका जब अपक्षय हुआ या अपरदन हुआ तो कौन सी चट्टान बनी? गोंडवाना चट्टान है। ये गोंडवाना चट्टानें भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि भारत में जो कोयला निकाला जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही निकाला जाता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान एक ऐसी है जिसमें जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ये इस टाइम पर जो भारत की जो भूमि थी, ये जो एक समय था जो कार्बोनिफेरस युग है, तो अपना जो भारत है उस टाइम पर कहां पर था? देखो, ये क्या है? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, ये बात कब की चल रही है? कार्बोनिफेरस युग की। फेरस युग कब की बात है? ये कार्बोनिफेरस युग। ये क्या था? ये है आपका अफ्रीका था। क्या था ये? अफ्रीका। और इधर क्या है? ये यूरोप। तो क्या है, यहां से भारत टूट करके इस टाइप में ही तो था। ये भारत यहां से टूट कर किधर की ओर बढ़ा?
इस साइड में, और इधर आकर के किससे टकराया, यूरेशिया से। तो देखो पहले कभी यहाँ पर रहा होगा ये नीचे, तो नीचे की तरफ देखा जाए तो ये मकर रेखा से नीचे, कौन सी रेखा ये, इधर तो कर्क रेखा होते ऊपर और नीचे मकर रेखा, तो मकर रेखा के नीचे इधर क्या है, हिम निक्षेप पाए जाते हैं। क्या यहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्या, क्योंकि बर्फ गिरती है, ठंडा क्षेत्र है, इधर तो उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों पर क्या है, बर्फ गिरती है। तो यहाँ पर बर्फ होने के कारण पहले यहाँ पर क्या है, मध्य भारत में बर्फ गिरती थी। तो इस बर्फ का हमें जो साक्ष्य मिले हैं, तो कैसे पता चला है कि ये जो चट्टानें जो दबी हुई हैं, जब हम इनकी खुदाई करते हैं भारत में, भारत के कौन सा क्षेत्र, प्रायद्वीपी भारत का जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र की जब हम खुदाई करते हैं यहाँ पे, तो इसकी चट्टानों से हमें हिम निक्षेप मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कभी इस करोड़ों वर्ष पहले बर्फ जमी हुई थी। जब बर्फ जमी होगी तो देखो भारत अभी तो कहां पर है, इस जगह पर, यहां पर है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर है। ये तो एक ऐसी स्थिति है जहां पर बारिश तो होती है, लेकिन इस जगह पर कहीं पर भी बर्फ गिरने के साक्ष्य नहीं है, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा पर गर्मी और बरसात दोनों बहुत ज्यादा होती है। तो जब भारत इस साइड के लिए मूव कर रहा था, तो कभी भारत कहां पर होगा, भूमध्य रेखा पर भी होगा। भूमध्य रेखा के बाद भारत ऊपर के लिए बढ़ा इस टाइप में, और यहाँ पर भारत आज स्थित है। कहां पर है भारत आज, इस जगह पर, क्योंकि कर्क रेखा के बिल्कुल पास में है, भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। तो जब भारत इस गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था, क्योंकि ये अंगारा लैंड और नीचे का क्षेत्र था वो गोंडवाना लैंड, जब गोंडवाना लैंड के जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, इससे टूट करके जब भारत इस साइड जा रहा था, तो रास्ते में भूमध्य रेखा पर भी आया होगा भारत। तो जब भारत भूमध्य रेखा पर था, तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, धूप भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो दिन में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, जिससे यहाँ का जो समुद्र का जो जल होता है वो वाष्पित हो जाता है, और रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो वो संघनित होकर के बारिश होती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा धूप होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का विकास हुआ, और ये वनस्पतियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि भूमध्य रेखा पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगर आप कांगो वन देखिए, जो कांगो के जंगल हैं वो भी इसी पर हैं, और अमेजन के जंगल जिनको विश्व का फेफड़ा कहते हैं, वो भी तो कहां पर है, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा वाली जगह है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश भी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, धूप भी ज्यादा मिलती है, जिससे वनस्पति डेवलप होती है। तो जब भारत में वनस्पति डेवलप हुई थी, उस टाइम पे कौन सा युग था, कार्बोनिफेरस युग। और जिस युग में भारत के इस क्षेत्र पर, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पर, इस पर क्या वनस्पति ज्यादा विकसित हुई, और जैसे ही इनमें भूत यानी इसके अंदर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है कि इसकी प्लेटों में जो हलचल हुई, उस हलचल से क्या हुआ, यहाँ पर ये जो वृक्ष थे वहां पर धरती के अंदर दब गए। जब भूगर्भिक हलचल होती है तो उसमें बहुत सारे जंगल के जंगल उसमें दब गए, और लाखों करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहने से वो किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले के रूप में। जब ज्यादा समय तक कोई भी वनस्पति हो, तो ज्यादा समय तक अगर पृथ्वी के अंदर दबी रहे तो वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है। कोयले के अलग अलग प्रकार, सबसे पहले पीट में परिवर्तित होगी, उसके बाद लिग्नाइट, यानी इसीलिए तो कम समय में तो पीट बनता है, उसके बाद लिग्नाइट बनता है, उसके बाद बिटुमिनस, और सबसे लास्ट में बनता है एंथ्रेसाइट कोयला। तो जब ज्यादा समय हो जाता है उसको, दबे हुए वनस्पति के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष, उन वृक्षों को, तो कौन सा कोयला बन जाता है, एंथ्रेसाइट, जो कि बहुत अच्छा कोयला होता है। ये देखा जाए तो आज एंथ्रेसाइट कहां पर निकलता है, सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट निकलता है रसिया के अंदर, क्योंकि कभी रसिया भी तो भूमध्य रेखा पर होगा।
तो इसमें भी वृक्ष डेवलप हुए होंगे जो भूगर्भिक हलचल से दब गए, तो इसको यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा समय लगा है। इसीलिए जब समय ज्यादा हो गया है तो यहाँ से कौन सा कोयला निकाला जाता है, एंथ्रेसाइट। लेकिन भारत अभी यहाँ पर है। अगर भारत में भी ये कोयला अगर दबा रहे और ज्यादा समय तक रहेगा तो ज्यादा समय के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो अपना बिटुमिनस टाइप का कोयला है, ये कोयला किसी दिन एंथ्रेसाइट में भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही एंथ्रेसाइट बनेगा, लेकिन जब तक शायद बचेगा नहीं, क्योंकि इसका जो कंजप्शन यानी खपत है वो बहुत ज्यादा हो रही भारत के अंदर। तो जब ये जो भूमध्य रेखा के बाद जब भारत ऊपर के लिए बढ़ा तो क्या हुआ, बारिश और धूप तो उसको ज्यादा मिली, वनस्पति डेवलप हुई। जो भूगर्भिक हलचल के कारण जो वनस्पति थी वो पृथ्वी के अंदर दब गई, भारत के प्रायद्वीपीय भारत में। तो ये जब आगे चला तो कुछ समय के बाद पीट कोयला बना होगा, लिग्नाइट बना होगा। लेकिन इस समय पर जो समय चल रहा है ये है बिटुमिनस वाला। यहाँ पर जो कोयले का प्रकार बनता है वो बिटुमिनस है, जो भारत के अंदर निकाला जाता है। तो किस प्रकार कोयले की उत्पत्ति होती है ये आपने अच्छे से जान लिया। तो देखिए अब भारत में ये जो कोयला है वो कहां कहां पाया जाता है। देखो चाहो तो इसको लिख लो। कार्बोनिफेरस युग के टाइम पर यानी इस समय भारत अफ्रीका से टूटकर भूमध्य रेखा पर आ पहुंचा, यानी यहां से टूटकर कहां पर आ पहुंचा, भूमध्य रेखा पर। अब दक्षिण भारत में हिम के निक्षेप, क्या हिम के निक्षेप प्राप्त होते हैं, जिससे, क्योंकि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है यहां से किसके, हिम यानी बर्फ के निक्षेप प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि भारत कभी दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित था। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि भारत कभी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। क्योंकि गोंडवाना चट्टानों के बीच में हिम के निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, गोंडवाना चट्टानों की जो जगह है उनके बीच में हिम के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके बाद देखो, जैसे ही हिमयुग कहां पर आया था, दक्षिणी गोलार्ध में। जब हिमयुग के बाद जब यहां पर आया तो इसमें वनस्पति का डेवलपमेंट हुआ। हिमयुग के बाद वनस्पति डेवलप हुई थी। इसी हिमयुग के बाद भारत में वनस्पति का विकास हुआ। वनस्पति का विकास कहां पर हुआ, जब भारत कहां पर था, भूमध्य रेखा के पास में। जब भारत भूमध्य रेखा के पास में था तो वनस्पति का विकास हुआ। इसके बाद भूगर्भिक हलचलों के कारण
भूगर्भिक हलचलों के कारण वनस्पति पृथ्वी के अंदर दब गई। कहाँ क्या है? दब गई। वनस्पति कहाँ दब गई? पृथ्वी के अंदर। जब पृथ्वी के अंदर वनस्पति दब गई तो ये किसमें? कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई। कितने लाखों करोड़ों वर्षों के बाद। ये वनस्पति बहुत समय के बाद, ये वनस्पति बहुत समय के बाद कोयले में परिवर्तित हो गई। ये जो वनस्पति थी किसमें परिवर्तित हो गई? कोयले में। इस प्रकार कोयले की उत्पत्ति हुई। यानी कोयले का विकास कैसे हुआ था? कहीं पे भी कोयला निकलता है तो वो कोयला कैसे बना, किस प्रकार डेवलप हुआ, उसके बारे में आज आपने देख लिया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टान, यानी भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का वितरण, यानी भारत में जो गोंडवाना चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो क्या है? भारत। ये क्या है? अपना प्रायद्वीपीय भारत वाला एरिया। तो इसमें क्या है? कोयला भारत में नदी घाटियों में पाया जाता है। कैसे? कि देखो, सबसे पहले एक नदी आती है दामोदर नदी। इधर कौन सी नदी है? ये हुगली। हुगली नदी की एक सहायक है कौन सी? दामोदर। एक तो दामोदर घाटी। कौन सी घाटी है ये? दामोदर घाटी। इस दामोदर घाटी से झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है जहां से कोयला निकाला जाता है वो दामोदर नदी घाटी से ही निकाला जाता है। एक है आपकी महानदी घाटी। महानदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा की जो श्रेणी है अमरकंटक के पास से, यहां से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। ये क्या है? महानदी घाटी। इस महानदी घाटी से भी कोयला निकाला जाता है। इसके बाद आती है आपकी गोदावरी नदी, यानी गोदावरी घाटी। यानी इन तीन घाटियों से कोयला निकाला जाता है। इन तीनों नदियों के जो बेसिन हैं, जो घाटी हैं, उन घाटियों से कोयला निकाला जाता है भारत के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी है? दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी। ये जो दामोदर नदी घाटी है कहाँ पर है? ये दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी निकलती है आपकी
छोटा नागपुर के पठार से निकल करके हुगली में मिल जाती है। तो ये दामोदर नदी घाटी में कौन से आते हैं? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर का पठार है वो कहां पर आता है? दामोदर नदी घाटी में। ये आते हैं आपके झारखंड। झारखंड में कौन कौन से जिले हैं? बोकारो है, झरिया है। कौन कौन से हैं? बोकारो, झरिया, बोकारो, कोयला क्षेत्र। ये कोयला क्षेत्र कहां पर है? झारखंड में। इसके बाद आती है महानदी घाटी। कौन सी है? महानदी घाटी। महानदी घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो छत्तीसगढ़ और एक है उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? छत्तीसगढ़ में आते हैं कोरबा कोयला क्षेत्र, कोरबा कोयला क्षेत्र। और उड़ीसा का है तलचर कोयला क्षेत्र। महानदी में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आते हैं, यानी उड़ीसा छत्तीसगढ़ का है कोरबा कोयला क्षेत्र और उड़ीसा का है तलचर कोयला क्षेत्र। इसके बाद आती है आपकी गोदावरी घाटी। गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी में आप क्या आते हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से क्षेत्र हैं? नासिक, यानी जो गोदावरी नदी है वो कहां से निकलती है? नासिक से, नासिक से आंध्र प्रदेश तक। यानी गोदावरी नदी नासिक से आंध्र प्रदेश तक जाती है। और जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र में जो नासिक का वाला एरिया है, नासिक, यहां से नासिक क्षेत्र। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं और वो मध्य प्रदेश से पानी लेकर के गोदावरी में गिराती हैं। तो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली क्षेत्र है, सिंगरौली कोयला, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, यहां से कोयला निकाला जाता है। इसके बाद नंबर 4, और कोयला कहां से निकलता है? तेलंगाना, यानी गोदावरी का ये क्षेत्र कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना में कहां से निकलता है? सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश का सिंगरौली और तेलंगाना का सिंगरैनी। कोयला क्षेत्र। इसके बाद राजमहल, महादेव, राजमहल, महादेव। महादेव पहाड़ी कहाँ पर है? सतपुड़ा में। महादेव पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा में। ये भी कोयला क्षेत्र ही है। यहाँ से कौन, ये भी का है गोंडवाना के हिस्से में। के क्षेत्र। देखिए ये आपके कोयले के क्षेत्र हो गए। इसके बाद चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है आपका दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप भारत में
कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है दक्कन ट्रैप। हेडिंग डाल लो दक्कन ट्रैप। इसको ट्रैप क्या बोलते हैं? ट्रैप का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, यानी इस टाइप में जो परत होती है उसको ट्रैप बोलते हैं। तो दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप क्या है? ये एक लावा निर्मित चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? ये लावा निर्मित चट्टानें, लावा से बनी हुई हैं। ये कैसी चट्टानें हैं? ये बेसाल्ट चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानें हैं। आपको मैं बेसाल्ट और ग्रेनाइट के बारे में बता चुका हूं, क्योंकि ये लावा क्या है, पृथ्वी पर बाहर आकर के ये अंदर से जो लावा है ना, ऐसे ये अपना मान ली पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में जो अंदर से जो लावा होता है, ये अंदर से इस टाइप में ये लावा निकल के और बाहर क्या होता है, ये फैल जाता है। तो जिस प्रकार से ये फैलता है तो ये क्या बनाता है, एक परत बना लेता है, 1 2 3 4, एक के बाद एक परत जम जाती है। तो इस प्रकार ये जो परत जमती हैं इसको बोलते हैं अपन ट्रैप। एक के बाद दूसरी, एक तीसरी चट्टान, ये चट्टानों की क्या हो जाती हैं, परत हो जाती हैं, इसीलिए इसको ट्रैप बोलते हैं। क्योंकि ये जो लावा यहाँ से इस टाइप में मान लिया निकला है, तो ये इस टाइप में फैल गया है, और जिस टाइप में ये फैला है बहुत दूर दूर तक फैल गया है, और इसकी क्या है, ये एक के बाद दूसरी चट्टानों की परत बन गई है, इसीलिए इसको ट्रैप बोलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र किसका है, दक्कन ट्रैप का एरिया है, ये वाला पूरा कंप्लीट, ये वाले क्षेत्र में दक्कन ट्रैप आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत कर्नाटक, यहाँ पे लिख दो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आता है आपका थोड़ा सा कर्नाटक। इस क्षेत्र में कौन सी दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं? इसके बारे में ज्यादा कुछ देखना नहीं है, बस इतना ही काफी है। देखो लावा किस प्रकार से निकलता है, देखिए ये क्या होता है, एक जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत होता है उसमें क्या है, ये 2 टाइप की प्लेट होती है। लावा किस टाइप कैसे निकलता है ये देख लीजिए, ये 2 प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं ये है आपका, मान लिया ये अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड। जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे दब चली जाती है, ये क्या है, ये इसके नीचे चली गई क्योंकि ये भारी प्लेट है। ये अंगारा लैंड है और ये आपका गोंडवाना लैंड। जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के अंदर जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये इसको बोलते हैं वेनी ऑफ जॉन, वेनी ऑफ जॉन, जहां पर ये क्या है, लावा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लावा। जब ये वाली प्लेट इसके अंदर जाती है तो इस प्लेट का टूटना शुरू हो जाता है, ये क्या होती है, टूट जाती है, क्योंकि ये लावा में पहुंचती है तो इतना ज्यादा गर्म होता है लावा कि इस प्लेट को भी पिघला देता है और ये प्लेट टूट जाती है। इस क्षेत्र को बोलते हैं क्या, ये वाली जो प्लेट है, ये इस प्लेट को बोलते हैं विनाशी प्लेट। ये क्या है, विनाश हो रहा है इसके अंदर, इसका क्या, ये खत्म होती जा रही है, ये विनाशात्मक प्लेट है। और ये जो लावा है ना, ये कहीं से यहाँ से इस टाइप में निकलता है, इस टाइप में ही तो फैलता है। ये मान लिया कोई दूसरी प्लेट है, इन दोनों के बीच से ये लावा इधर से गया और इसके अंदर चली गई प्लेट, यहाँ तो इसका क्या हो गया, विनाश। और ये इधर से निकली तो यहाँ से ये चट्टानें इस टाइप में बनती हैं, दोनों साइड चट्टानें बनती हैं, ये कटक बनते हैं, तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक प्लेट
किनारा। ये कौन सा किनारा है? संरचनात्मक। और ये कौन सा किनारा है? विनाशात्मक। विनाशात्मक प्लेट किनारा। जब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ाएंगे उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये देखना है कि जो लावा है ना ये निकला है, ये कैसे निकला है। तो देखो, एक प्लेट तो इधर इसके नीचे जाती है, ऐसे ही देखा जाए तो इस टाइप में इस प्लेट से जैसे ही इसको जगह मिलती है ये लावा इस टाइप में निकल जाता है, जैसे ज्वालामुखी निकलते हैं ना उसी टाइप में ये लावा ऐसे निकलता है और फैल जाता है इधर। तो यहाँ पे क्या है, चट्टानों का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको संरचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, चट्टान का विनाश हो रहा है, क्योंकि ये बेनियोफ जोन में जाकर के गल जाती है। तो यहाँ पर ऐसी लावा मिल रही है, इधर से मिलती है और इधर से निकलती है, तो इस प्रकार ये संतुलित होती रहती है। तो इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा और इसको संरचनात्मक प्लेट किनारा। तो यहाँ पे चट्टान बन रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, और इस टाइप में यहाँ पे इस बलन से क्या बनता है, यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति होती है। कौन सा? क्योंकि ये जब इसमें अंदर धंसता है, इसके अंदर ये किनारा, तो इसमें क्या आता है, उठान आता है। इस प्रकार हिमालय भी बनाता है। हिमालय बनने में इसका भी योगदान है, क्योंकि भारत की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर घुस रही है, नीचे जा रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो उस प्लेट के अंदर जाने से क्या है, अंगारा लैंड वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसमें क्या है, जो इस क्षेत्र में बलन पड़ा और उस बलन से क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से क्या निकला, लावा, और ये लावा धीरे धीरे जमता गया और ये क्या बन गया, ट्रैप। ये दक्कन वाले क्षेत्र में भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें इसी टाइप से जब लावा निकला और चारों तरफ फैल गया, उसमें पुनः उद्गार हुआ, फिर फैल गया, उसके द्वारा फिर पुनः उद्गार हुआ और वो फैल गया। इस प्रकार इसमें क्या परत बनती गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैप। जो परत के ऊपर परत बन जाती है उसको ट्रैप बोलते हैं। और ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक वाले क्षेत्र में ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा विस्तृत है। अब तो इसमें इस जो दक्कन ट्रैप का भी क्या हो गया है, अपर्दन हो गया, अपक्षय हो गया है, तो इसके नीचे भी नई नई चट्टानें निकलती हैं। और ये जो लावा निकला है, ये काली मिट्टी से क्या है, भरपूर है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। देखो इसमें लिख लो, इसका जो लावा होता है ना, लावा में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसका जो लावा है ना, उसमें क्या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये लावा होता है ना, बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो बेस इतना ज्यादा गर्म होता है, इसमें जीवाश्म रह ही नहीं सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक चट्टान बन गई, उसके बाद मान लिया कि यहाँ पे कुछ जीवाश्म मतलब जीवाश्म की उत्पत्ति हुई, उसके बाद लावा निकला और ये जीवाश्म इस चट्टान के अंदर दब गए। तो कभी कभी चट्टान के बीच में जरूर जीवाश्म मिल जाएंगे, लेकिन चट्टान के अंदर नहीं मिलते हैं। एक चट्टान के बाद जब दूसरी चट्टान पे जाते हैं तो जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसके अंदर जरूर मिल सकते हैं जीवाश्म, यानी चट्टान के संक्रमण वाले क्षेत्र में या चट्टानों के बीच में जीवाश्म प्राप्त हो जाते हैं। चट्टानों के बीच में जरूर जीवाश्म मिल सकते हैं। इन चट्टानों में ह्यूमस कम होता है, इनमें ह्यूमस कम होता है। ये वाली जो मिट्टी है, ये मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसे विदेशों में क्या बोलते हैं, चेरनोजम
भी कहते हैं। देखिए चेरनोजम भी कहते हैं। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसको कैसी मिट्टी कहते हैं? कपासी मिट्टी। तो आज हमने यहाँ तक देख लिए। चाहो तो एक ये और लिख लो कि जो काली मिट्टी होती है उसको चेरनोजम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। तो हमने आज गोंडवाना क्रम की चट्टानों में दक्कन ट्रैप और गोंडवाना, ये आर्यन क्रम की चट्टानें हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। तो आपको कैसी लगी ये क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।